भारत की न्याय व्यवस्था में आप दो नाम अक्सर सुनते होंगे, जज और मजिस्ट्रेट। इन दोनों नाम से लगभग सभी लोग वाकिफ हैं, पर क्या आप इनका असल में मतलब जानते हैं? क्या आप इन दोनों पदों के बीच के अंतर से वाकिफ हैं? हालांकि दोनों का काम एक जैसा ही है, पर दोनों के बीच का अंतर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत की न्याय व्यवस्था के अलग अलग चरण के बारे में, किस स्टेज में आपका केस किस कोर्ट में जाता है, किस प्रकार के केस के लिए कौन सा न्यायालय बनाया गया है और किस प्रकार के केस की सुनवाई कौन से पद का व्यक्ति करेगा। इन सभी बातों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। किसी भी देश की न्याय व्यवस्था में दो प्रकार के केस किए जाते हैं। कोई भी केस या तो सिविल केस होगा या फिर क्रिमिनल केस, लेकिन आखिर दोनों प्रकार के केस में अंतर क्या है? सिविल केस ऐसे केस होते हैं जिनमें किसी प्रकार की कंपनसेशन या अधिकार की मांग की जाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी के घर पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है तो वह कोर्ट में जाकर सिविल केस कर सकता है कि उसके घर को खाली कराया जाए और उसे कंपनसेशन दिलाया जाए। वही क्रिमिनल केस ऐसे केस होते हैं जिसमें अपराधी के लिए दंड की मांग की जाए। उदाहरण के लिए, अगर जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है उसके लिए घर के मालिक द्वारा किसी प्रकार की सजा की मांग की जाए तो वह क्रिमिनल केस कहलाएगा। यानी एक ही केस मांगी गई सजा के आधार पर सिविल या क्रिमिनल हो सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर अपराधी के लिए दंड की मांग की गई तो वह क्रिमिनल केस कहलाएगा, और अगर दंड की बजाय कंपनसेशन या अधिकार की मांग की गई है तो वह सिविल केस कहलाएगा। जो व्यक्ति सिविल केस की सुनवाई करता है उसे न्यायाधीश कहते हैं, यानी जज कहते हैं, और जो व्यक्ति क्रिमिनल केस की सुनवाई करता है उसे मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी कहते हैं। पर यह बात गौर करने वाली है कि मजिस्ट्रेट सिर्फ सबसे निचले स्तर की कोर्ट में ही पाए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए आपको भारत की न्याय व्यवस्था के अलग अलग स्तर के बारे में पता होना चाहिए। आपको बताते हैं कि भारत की न्यायपालिका किस तरह से विभाजित है। भारत में 3 स्तर की न्यायपालिका को फॉलो किया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, इससे नीचे हाई कोर्ट और आखिरी में सबऑर्डिनेट कोर्ट आती है। इस सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट और फिर अंत में लोअर कोर्ट आती है। बता दें कि भारत में न्यायपालिका का सबसे निचला स्तर लोअर कोर्ट कहलाता है। इस लोअर कोर्ट में 2 भाग होते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में सिविल केसेस की सुनवाई होती है, जिन्हें हम हिंदी में व्यवहार मामले और उर्दू में दीवानी मामले कहते हैं। वही क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल केस की सुनवाई होती है, जिसे हिंदी में दांडिक मामले और उर्दू में फौजदारी मामले कहते हैं। यहाँ पर सिविल कोर्ट में सुनवाई करने वाले व्यक्ति को न्यायाधीश और क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी जाती है। आपको बता दें कि लोअर कोर्ट के ऊपर जिला स्तर की न्यायालय आती है। जिला स्तर के न्यायालय को भी केस के प्रकार के हिसाब से 2 भागों में विभाजित किया गया है। जिला स्तर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय और सेशंस कोर्ट यानी सत्र न्यायालय आती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम होता है सिविल केस के साथ डील करना, यानी ऐसे सभी मामले जिनमें दंड देने के लिए केस नहीं किया गया है उस पर सुनवाई करना। वही सेशंस कोर्ट का काम होता है क्रिमिनल केसेस के साथ डिलीट करना, यानी ऐसे मामले जिनमें दंड देने के लिए अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई की गई हो। जिला स्तर पर सिविल केस की सुनवाई करने वाले व्यक्ति को जिला न्यायाधीश कहते हैं और जिला स्तर पर क्रिमिनल केस की सुनवाई करने वाले व्यक्ति को सत्र न्यायाधीश कहते हैं। इसके ऊपर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय आती है। उच्च न्यायालय में अलग अलग राज्य की जनसंख्या के हिसाब से जज की नियुक्ति की जाती है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में जज को न्यायमूर्ति कहा जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि हाई कोर्ट में जज का होना ही न्याय के समान होता है, इसलिए उसे न्याय के प्रतिरूप की तरह देखा जाता है। चलिए आपको हाई कोर्ट की शक्तियों के बारे में बताते हैं कि यह जिला स्तर और निचले स्तर की कोर्ट से किस तरह से अलग है। मूल अधिकारों के मामले में हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति होती है और यह शक्ति उसे संविधान के अनुच्छेद 226 से मिलती है। जिला स्तर के न्यायालय से किए गए फैसले की हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, यानी उसके विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। अगर सत्र न्यायालय से 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा या फिर मौत की सजा दी गई तो उस पर भी सुनवाई हाई कोर्ट में करी जा सकती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट के बॉस के रूप में हाई कोर्ट ही काम करता है। इसके अतिरिक्त यदि सरकार द्वारा कोई कानून पारित किया जाए और वह भारतीय संविधान के विरुद्ध हो तो उस पर भी कार्रवाई करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास होता है, यानी एक प्रकार से यह भारत के लोगों के फंडामेंटल राइट का रक्षक भी है।
भारतीय संविधान में आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 231 तक हाईकोर्ट के लिए प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि एक हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकती है। वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर 25 हाईकोर्ट है। कुछ राज्यों में खुद की हाईकोर्ट नहीं है और वह दूसरे राज्यों के साथ अपनी हाईकोर्ट को शेयर करते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट है। वहीं तमिलनाडु की हाईकोर्ट का इस्तेमाल पौंडुचेरी द्वारा किया जाता है। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसके लिए राष्ट्रपति उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल का सुझाव लेते हैं। हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल का सुझाव काफी होता है। आपको बता दें कि भारत की न्यायपालिका में सबसे ऊपर के स्थान पर आती है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम द्वारा किए गए सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर नियुक्त किए गए जज को भी हम न्यायमूर्ति ही कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां अपार हैं। यदि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच या फिर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद आता है तो उस पर सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास है। उसके अतिरिक्त कोई भी कोर्ट भारत में सुनवाई नहीं कर सकता। यदि किसी फंडामेंटल राइट के मामले पर सुनवाई करनी है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष अधिकार है। कोई भी व्यक्ति यदि फंडामेंटल राइट पर सुनवाई चाहता है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी उसे निचले स्तर पर केस लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति भी रखता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि भारत में यह अपील करने के लिए सबसे बड़ा न्यायालय, इसलिए इसके नीचे आने वाली कोर्ट के फैसले के विरुद्ध यहाँ अपील की जा सकती है। यह प्रेसिडेंट को सुझाव देने की भी शक्ति रखता है और सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अगर यह संविधान के विरुद्ध पाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय होनी चाहिए। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कई न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से की जाती है, जिसके विरुद्ध में सरकार वर्ष 2014 में एक प्रस्ताव लेकर आई थी। इसे नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बिल कहा जाता है। दरअसल कॉलेजियम सिस्टम के साथ यह समस्या है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश इस कॉलेजियम का हिस्सा होते हैं, इसलिए समय समय पर न्यायाधीशों पर आरोप लगता रहता है कि वह अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। सरकार इस बिल से चाहती थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ साथ संसद के कुछ सदस्यों को भी हिस्सा बनाया जाए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए समाप्त घोषित कर दिया। तो यह थी संपूर्ण बात भारत के न्यायपालिका और उसके अलग अलग स्तर से संबंधित।